हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009। दोस्तों ये जो टॉपिक है वो आपका रीड साइकोलॉजी का टॉपिक है और ये इस पूरी साइकोलॉजी के सिलेबस का अंतिम टॉपिक है और इस टॉपिक के साथ ही आपका जो साइकोलॉजी का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इस टॉपिक में से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, इसलिए इसको पूरा ध्यान से पढ़िएगा। और हमने इसमें सारी धाराओं को पूरा मैटर जो है वो इसमें शामिल किया है। दोस्तों तो चलिएगा शुरू करते हैं टॉपिक को और देखिए बात करते हैं। सबसे पहले हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम की पृष्ठभूमि के विषय में, किस प्रकार से ये तैयार हुआ, किस प्रकार से ये बना था। तो देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1910 में जाना पड़ेगा हमें। 1910 के अंदर थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने अपने बिल में स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किए जाने की मांग की थी। देखिए कब से शुरू हुआ मानते हैं अपने 1910 में। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उन्होंने जो अपना बिल था उसके अंदर स्कूली शिक्षा, स्कूल की जो शिक्षा है उसको अनिवार्य किए जाने की मांग की। उसके बाद में देखिएगा इसकी वकालत 1966 में कोठारी आयोग ने भी की थी। इन्होंने भी अनिवार्य शिक्षा स्कूली शिक्षा की जो है सिफारिश की थी। इसके बाद में देखिएगा आगे हम बात करें तो भारत में जो शिक्षा है वो कौन सी सूची का विषय है। देखिएगा 3 प्रकार की सूची होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन कौन सी होती है दोस्तों? एक केंद्र सूची होती है, एक राज्य सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है। केंद्रीय सूची में जो विषय है उन पर केवल केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची में जो विषय है उन पर राज्य कानून बना सकता है, समवर्ती पर दोनों बना सकते हैं दोस्तों। और प्राथमिक शिक्षा जो है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। इसमें भी देखिएगा जो प्राथमिक शिक्षा है उसको राज्य सरकार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आगे बात करें हम, देखिएगा हमारे संवैधानिक अधिकारों में बात करें तो हमारे संविधान का भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके अंदर अनुच्छेद 45 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य, किसकी बात कर रहे हैं हम? राज्य की। राज्य जो है वो 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। देखिए किसकी बात करें हम? भाग 4 के जो अंदर जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें अनुच्छेद 45 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि राज्य जो है वो 14 वर्ष तक के बालकों को, कितने वर्ष के बालकों को? 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगा, यानी शिक्षा भी देगा और वो निःशुल्क भी होगी। दोस्तों 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय 2002 में 86वां संशोधन किया गया था। दोस्तों कौन सा संशोधन किया गया? 86वां संशोधन किया गया था। 86वें संशोधन के अंतर्गत जो चेंज हुआ उसमें देखिएगा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाते हुए अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। तो इसके 86वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ कि शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। उससे पहले मौलिक अधिकार नहीं था, तो शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया अनुच्छेद 21A के द्वारा, जो 86वें संशोधन के द्वारा हुआ सन 2002 के अंदर। आगे देखिएगा 21A में क्या क्या कहा गया है, क्या प्रावधान किया गया है। 21A के माध्यम से ये प्रावधान किया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से देखिएगा अनिवार्य, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो एक मौलिक अधिकार बन जाता है अनुच्छेद 21 के द्वारा, जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में किया गया था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय। आगे हम बात करें देखिएगा दोस्तों अनुच्छेद 45 की। तो 45 क्या कहता है? देखिएगा प्राथमिक शिक्षा संबंधी उपबंध का लोप कर यह प्रावधान किया गया। इसमें क्या किया गया देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 45 में प्राथमिक शिक्षा संबंधी उपबंध का लोप कर यह प्रावधान किया गया कि राज्य 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखरेख करेगा, वे शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। अब जो 45 था उसमें जो चेंजेस हैं कि 45 में प्राथमिक शिक्षा संबंधी जो उपबंध था उसका लोप किया गया और ये प्रावधान किया गया कि राज्य जो है वो 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखरेख करेगा, वे शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। तो अनुच्छेद 51 क, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया। कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया? 11वां, जिसमें प्रावधान किया गया कि माता पिता या अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। तो अब ये 21A में भी है और 51 क के अंदर 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में भी इसको शामिल किया गया है। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिएगा राज्य की बात नहीं है, यहाँ माता पिता और अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा उपलब्ध करवाए, उन्हें स्कूल भेजे, उसके लिए आवश्यक जो भी दशाएं हैं उनका निर्माण करें। आगे देखिएगा हम बात करते हैं कब ये कानून बना, किस प्रकार से बना। तो सबसे पहले हम बात करें 20 जुलाई 2009 को
राज्यसभा ने, और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा ने इसे पारित किया। राज्यसभा में पहले हो गया 20 जुलाई 2009 को, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में इसे पारित किया गया। उसके बाद 26 अगस्त को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के हस्ताक्षर हुए और इसी के साथ ये एक कानून बन गया। देखिएगा, जब भी कोई कानून बनता है तो उसके 3 चरण अपने मानते हैं। पहले उसे दोनों सदनों में पारित होना पड़ता है, लोकसभा, राज्यसभा। उसके बाद में जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो कोई भी विधेयक जो है वो कानून बन जाता है। तो 26 अगस्त को देखिएगा ये कानून बन गया था। इसके पश्चात देखिएगा 1 अप्रैल 2010 काफी इंपॉर्टेंट डे है और ये पूछा भी जाता है। 1 अप्रैल 2010 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे जम्मू कश्मीर के अलावा, अगर आज किया जाए तो कंडीशन अलग होती है, लेकिन उस समय की बात है ये, तो मनमोहन सिंह ने जम्मू कश्मीर के अलावा संपूर्ण देश के लिए इस कानून को लागू कर दिया। भारत 135वां ऐसा देश है जिसमें शिक्षा को अधिकार बनाया गया है। 135वें क्रम का देश आता है। अब बात करें इस अधिनियम में है क्या, तो इस अधिनियम में कुल अध्याय 7 हैं, 38 धाराएं हैं और 1 अनुसूची है। दोस्तों हम सब कुछ बात करने वाले हैं, सारी चीजों का डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। शॉर्ट आपको जो जरूरी बातें हैं वो सारी की सारी मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे देखिए, बात करते हैं अपने RTE की धारा, राइट टू एजुकेशन जो है कि उसकी धारा 38 का लाभ लेते हुए तत्कालीन राजस्थान सरकार ने 29 मार्च 2011 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में इसमें यथोचित संशोधन करते हुए 1 अप्रैल 2011 से राजस्थान में संशोधित RTE अधिनियम लागू कर दिया गया। अब क्या कहा गया, देखिएगा 38वीं धारा का लाभ राजस्थान सरकार ने लिया और 29 मार्च 2011 को गहलोत के नेतृत्व के अंदर इसमें संशोधन किया गया और 1 अप्रैल 2011 से राजस्थान में भी राजस्थान का अपना निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के नाम से है, इसे लागू कर दिया गया। दोस्तों याद रखिएगा, केंद्र का है वो 2009 का है, राज्य सरकार का जो है 1 अप्रैल 2011 से लागू होता है और जो केंद्र का है वो 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। इन डेट को आप अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहला प्रश्न इन्हीं में से उठता है दोस्तों। और इस कानून का अगर आपसे उद्देश्य पूछा जाए तो ये ही है कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण किया जाए, यानी सभी तक प्राथमिक शिक्षा को पहुंचाया जाए। अब हम बात करते हैं डिटेल के अंदर इसकी धाराएं कौन कौन सी हैं और इन धाराओं में क्या है। दोस्तों इन धाराओं में से कोई सी भी धारा पूछी जा सकती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट तो सारी ही हैं, इसलिए हमें सारी ही डिस्कशन करनी पड़ेंगे। और देखिएगा दोस्तों, इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इसे पढ़ भी सकते हैं। साथ साथ नोट्स तो शायद न बना पाएँ तो क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, ताकि आप जल्दी से जल्दी इसको रीड कर सकें। अब समय कम है इसीलिए मैं थोड़े शॉर्ट में और स्पीड से बात कर रहा हूं। सबसे पहले देखिएगा, हम अध्याय 1 की बात करते हैं। हम सभी धाराओं को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो पहले अध्याय में देखिएगा धारा 1 व 2 का उल्लेख किया गया है। देखिए क्या कहता है धारा 1, क्या कहती है, इसमें अधिनियम का संक्षिप्त नाम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 रखा गया है। इस नाम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, दिमाग में डाल लीजिएगा, वरना एक साथ नाम आए थोड़ा बहुत फेरबदल करके तो कंफ्यूजन होता है। तो इसका नाम क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। दूसरी बात क्या कहा गई है कि मदरसों, वैदिक पाठशालाएं और धार्मिक प्रशिक्षण देने वाले जो संस्थाएं हैं उन पर इसे लागू नहीं किया गया है। धारा 2 क्या कहती है, इसमें कुछ उपधाराएं हैं जिसमें कुछ शब्दावलियों का उल्लेख किया गया है जो आवश्यक होती हैं, जो हमारे आगे शब्द आने वाले हैं उनको यहाँ डिफाइन किया गया है पहले। तो धारा 1 में क्या है, नाम है और कहाँ पर यह लागू नहीं होगी ये बताया गया है। धारा 2 में जो है शब्दावली है। तो पहली क्या है, समुचित सरकार। समुचित सरकार हम किसे कहेंगे, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर संघ राज्य सरकार हो, तीनों प्रकार की सरकारें इसमें शामिल की जाती हैं। बालक किसे मानेंगे, 6 से 14 वर्ष का कोई भी बालक या बालिका जो है वो बालक शब्द की श्रेणी में आता है। दुर्बल वर्ग कौन सा है, समुचित सरकार कौन सी, ये ऊपर वाली द्वारा घोषित ऐसे बालक जिनके माता पिता या संरक्षक की आय न्यूनतम सीमा 2.5 लाख है, इससे कम ज्यादा भी की जा सकती है। दोस्तों अभी हमने कहा संशोधन किया भी जा सकता है। तो न्यूनतम सीमा जो है उससे कम हो उस वर्ग को हम दुर्बल वर्ग की श्रेणी में रखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा हम किसे कहेंगे, तो कौन सी होती है, 1 से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा जो 6 से 14 आयु वर्ग में आती हैं।
असुविधाग्रस्त समूह, ये कौन सा होगा असुविधाग्रस्त समूह? एससी का, एसटी का, ओबीसी का, कोई अनाथ हो सकता है, कैंसर या एचआईवी से प्रभावित माता पिता के जो बालक हैं वो सारे के सारे असुविधाग्रस्त समूह में आते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये कौन सा है? बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम आयोग अधिनियम जो है वो 2005 में जो था उसकी धारा 3 के अंतर्गत जो आयोग गठित किया गया है वो शामिल है। और इसी प्रकार से राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम आयोग अधिनियम जो है, इसको अधिनियम को काट दीजिएगा, तो ये जो है धारा 17 के अनुसार है और ये धारा 3 के अनुसार है दोस्तों, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं अध्याय 2 की। तो अध्याय 1 में 2 ही धाराएं थी, अध्याय 2 के अंदर 3 धाराएं हैं, 3, 4 और 5। तो देखिएगा धारा 3 में क्या है, इस धारा में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अधिकार का उल्लेख है। इसमें क्या उल्लेख किया गया है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बालकों का उल्लेख किया गया है। धारा 4, इसमें बालक को उसकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश देने की बात कही गई है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट के ऊपर। क्या कहा गया, जैसे मान लीजिएगा 6 वर्ष का बालक होता है, वो विद्यालय में प्रवेश लेता है, और अब देखिएगा कोई 10 वर्ष का बालक आता है प्रवेश लेने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि उसको फर्स्ट क्लास में देंगे, या 12 वर्ष का आता है, हम उसको उसी कक्षा में प्रवेश देंगे जिस आयु के अनुसार वो उसकी कक्षा बनती है। ड्रॉप आउट बच्चा यानी जो कई दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है, मान लीजिएगा 4थी क्लास उसने कर ली और उसके बाद में 2-3 साल वो नहीं आता है, वापस उसको लेकर के आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसको 5वीं में एडमिशन मिलेगा, उसको एडमिशन उस आयु के अनुसार मिलने वाला है दोस्तों। तो 6 से 14 को आप उसको ध्यान में रखिएगा। धारा 5 की बात करें कि अन्य विद्यालय में स्थानांतरित करने का अधिकार उसका है, वो किसी भी विद्यालय में ट्रांसफर होकर के जा सकता है, और उसको टीसी मांगने पर जो है तुरंत प्रभाव से टीसी जारी करनी होगी संस्था प्रधान को। अध्याय 3 की बात करते हैं। अध्याय 3 में कौन सी धाराएं हैं? 6 से 11 तक की धाराएं, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, इतनी धाराएं इसके अंदर हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है अध्याय 3 के अंदर। धारा 6 क्या कहती है? समुचित सरकार व स्थानीय प्राधिकारी इस अधिनियम के लागू होने के 3 वर्षों के भीतर आसपास के क्षेत्रों में विद्यालय की स्थापना करेंगे। क्या कहा गया है? 6 जो है समुचित सरकार के जो दायित्व है वो बताती है कि ये जब भी अधिनियम लागू हुआ तो उसके बाद में 3 साल के अंदर अंदर आसपास के क्षेत्रों में विद्यालय की स्थापना करेंगे। और आसपास के विद्यालयों का मतलब है 1 से 5 का जो विद्यालय है वो 1 से 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, और 6 से 8 का जो है विद्यालय वो 2 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। धारा 7 की बात करें तो इसमें केंद्र व राज्य सरकार में जो व्यय है, कितना खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी, कितना केंद्र सरकार वहन करेगी, उसका जो है इसमें बंटवारा बताया गया है। धारा 8 की बात करें, इसमें समुचित सरकार के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। धारा 9 में स्थानीय प्राधिकारी जो है उसके कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। धारा 10 के अंदर माता पिता व संरक्षक जो भी है उसके कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और धारा 11 जो है सरकार द्वारा पूर्व विद्यालय शिक्षा का प्रावधान करती है, यानी जो विद्यालय की 6 वर्ष की आयु है उससे पहले की जो हमारी शिक्षा है, जिसमें अपने प्री नर्सरी वगैरह जो आता है, LKG, UKG इंग्लिश मीडियम में आता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो है 3 से 6 आयु वर्ग के लिए भी शिक्षा का प्रावधान किया गया है जो पूर्व विद्यालय शिक्षा में आती है। इसके तहत आंगनवाड़ी, बालवाड़ी ये खोलना भी सरकार का दायित्व शामिल है, वो धारा 11 में आता है। अब अध्याय 4 की बात करते हैं। कौन से अध्याय पे पहुंच गए? अपने अध्याय 4 पे। और चौथा जो अध्याय है वो 12 से 28 तक है, यानी ये कौन सा हो गया? सबसे लंबा हो गया ना, ये अध्याय सबसे लंबा हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा 12 से लेकर के 28 धाराओं का उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों 12वीं जो धारा है हमारी वो कहती है दुर्बल और असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निजी विद्यालयों में पहली कक्षा के कुल छात्रों के 25% निःशुल्क दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जिनकी फीस का पुनर्भरण जो है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। यहाँ देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं? जो भी कोई प्राइवेट स्कूल है, तो उस प्राइवेट स्कूल को क्या है, पहली कक्षा, कौन सी कक्षा की बात करें? फर्स्ट जो उसकी क्लास है
उसके छात्रों के 25% तक जो बालक हैं वो निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। और ये बालक 25% कौन से होंगे? जो दुर्बल और असुविधाग्रस्त। दुर्बल और असुविधाग्रस्त कौन से हैं वो अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं। उनको निःशुल्क पढ़ाएगा, तो निःशुल्क पढ़ाएगा तो फिर इसको फीस कौन देगा? ये तो फीस के लिए ही पढ़ा रहा है, क्योंकि प्राइवेट जो संस्था है देखिएगा वो लाभ के लिए काम करती है, तो इसको तो लाभ कमाना है, तो फिर इसको ये फीस कौन देगा? ये फीस इसको देगी सरकार पुनर्भरण के रूप में। धारा 13 की बात करें, प्रवेश पर कोई फीस न लेना। जब भी किसी छात्र का प्रवेश होगा तो उसके एडमिशन पर किसी प्रकार की कोई फीस का प्रावधान नहीं है। धारा 14 की बात करते हैं, अपने प्रवेश हेतु आवश्यक आयु का सबूत न होने पर भी बालक को विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। मान लीजिएगा किसी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या ऐसा कोई सबूत उसके पास में नहीं है कि उसका जन्म कब हुआ था, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि उसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, उसको भी एडमिशन देना होगा दोस्तों, विद्यालय में प्रवेश उसको भी दिया जाएगा। और ये जो सारा प्रावधान है वो धारा 14 के अंदर है दोस्तों। धारा 15 क्या कहती है दोस्तों? प्रवेश की निर्धारित दिनांक, जो भी एडमिशन की डेट है उसके बाद भी अगर कोई बालक विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए आता है तो उसे भी प्रवेश दिया जाएगा, जिसके लिए 30 सितंबर डेट निर्धारित की गई है। हालांकि ये केवल डाटा कलेक्शन के लिए है ताकि सरकार के पास में एक डाटा रह जाए, तो किसी भी छात्र को प्रवेश तो दिया ही जाएगा जो निर्धारित दिनांक है उसके बाद में भी। धारा 16 क्या कहती है? कक्षा 8 तक के किसी भी बालक को फेल नहीं किया जाएगा। शायद जो इसका सबसे ज्यादा चर्चित विषय है वो यही है, इसलिए पूछा भी जा सकता है कौन सी धारा में है? 16 में है। इसके अनुसार ये क्या कह रहे हैं भी 8वीं तक का जो बालक है वो किसी को भी अपने को फेल नहीं करना। इसका तात्पर्य क्या है कि हम उसको किसी कक्षा में रोक नहीं सकते, किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा जो फेल नहीं करने का तात्पर्य, यानी 4th क्लास में कोई है तो हम उसे 4th में ही रोक करके नहीं रखेंगे, चाहे उसको आए न आए, उसको 5वीं में हमें करना है। लेकिन जनवरी 2019 में इसमें एक व्यापक संशोधन हुआ और ये संशोधन करके ये भार जो है वो राज्य सरकार पर छोड़ा गया है कि वे चाहे तो फेल भी कर सकती हैं। अब इसको फेल करने के लिए, बच्चे को फेल करने के लिए भी कानून बनाना पड़ेगा और वो कानून राज्य सरकार बना सकती है। ये कार्य जो है वो राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है दोस्तों। धारा 17 की बात करें, बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न व अपमानित शब्दों से निषेध किया जाएगा, यानी आप उसको डंडे नहीं मार सकते, उसको मानसिक रूप से उत्पीड़ित नहीं कर सकते, उसको गदा या ऐसा किसी प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, यानी जिसके कारण उसे अपमान महसूस हो, ऐसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल आप बच्चे के लिए नहीं कर सकते हैं। धारा 18 क्या कहती है? मान्यता प्राप्ति के बिना विद्यालय की स्थापना नहीं होगी, यानी आप बिना मान्यता के कोई विद्यालय नहीं चला सकते। अगर ऐसा करते हुए आप पाए जाते हैं तो प्रतिदिन 10,000 रुपये का जुर्माना लिया जा सकता है, यानी बिना मान्यता के कोई भी स्कूल नहीं चलाया जाएगा। धारा 19 क्या कहती है? मानक, इसमें स्कूल खोलने के मानकों का निर्धारण है और ऐसा कहा गया है कि जो भी पूर्व में स्थापित जो भी विद्यालय हैं वे 3 साल के अंदर अंदर जो भी मानक है वो उनको पूरा कर लें, जिसमें खेल का मैदान हो सकता है, पानी की व्यवस्था हो सकती है, कमरों की व्यवस्था हो सकती है। किस प्रकार से जो भी मानक इसमें दिए हैं वो आपको पूरे करने हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो 3 वर्ष में करने होंगे, अन्यथा फिर जुर्माने का प्रावधान आता है। धारा 20 क्या कहती है? देखिएगा, केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करके किसी भी प्रकार के मानक में परिवर्तन भी कर सकती है। तो जो भी मानक है पीछे वाले उनमें सरकार, केंद्र सरकार, कौन सी सरकार चेंज कर सकती है ये याद रखिएगा। केंद्र सरकार जो है वो अधिसूचना जारी करके मानकों में परिवर्तन कर सकती है। धारा 21 क्या कहती है? विद्यालय प्रबंधन समिति का इसमें उल्लेख किया गया है। एसएमसी जिसको अपने बोलते हैं, इसको तो आपको अलग से ही पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, हालांकि सीधा डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जैसे ही समय मिलेगा तो अपने इस पे एक अलग सी वीडियो बना लेंगे, अन्यथा ये आपका जो टॉपिक है उसमें इतना ही आपको याद करना है। फिर देखिएगा धारा 22 क्या कहती है? इसके साथ एक एसडीएमसी भी होती है दोस्तों। एसडीएमसी है जो 9 से 12 तक के स्कूलों के लिए होती है। धारा 22 क्या कहती है? विभिन्न योजनाओं का संचालन विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाएगा। अब आप इसको इस तरह से समझ लीजिएगा, स्कूल में अगर कोई कमरा बनना है, कोई योजना आई है, कुछ भी काम करना है, कुछ भी खरीद के लाना है, तो उसके बिल पे जो भी हस्ताक्षर होंगे वो एसएमसी के होते हैं या फिर एसडीएमसी के होते हैं दोस्तों। उसका प्रबंधक होता है, उसी का मैनेजमेंट होता है, सचिव होते हैं, प्रधान होते हैं, ये सारी क्रियाएं इसमें चलती हैं। उसको आपको अलग से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा।
धारा 23 की अपनी बात करें, शिक्षकों की नियुक्ति और उनकी योग्यताओं का उल्लेख है। उन्हीं को शिक्षक बनाया जाएगा जो निर्धारित योग्यताओं को पूरा करते हैं। 24वां धारा जो है वो क्या कह रही है, विद्यालय के अध्यापकों के लिए अकादमिक उत्तरदायित्व का निर्धारण इसमें किया गया है। यानी एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक अध्यापक की बनती है, उनका निर्धारण यहाँ किया गया है। और अगर वो पूरा नहीं किया करता है तो उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान भी यहाँ पर किया गया है। धारा 25 क्या कहती है, ध्यान दीजिएगा, इसमें छात्र शिक्षक अनुपात का उल्लेख किया गया है। दोस्तों इसमें शिक्षक छात्र का जो है उल्लेख किया गया है। तो क्या है, किस प्रकार से है, देखिएगा, कक्षा 1 से 5वीं तक 40:1 का रहता है। 150 से अधिक होने पर 5 शिक्षक व 1 प्रधानाध्यापक का प्रावधान किया गया है। दोस्तों इनको ध्यान से देखना, यहाँ से एक प्रश्न आपका आ जाता है। दोस्तों कक्षा 6 से 8 के लिए ये जो अनुपात है वो 35:1 रहेगा। एक शैक्षिक वर्ष में यहाँ से आपसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों रीट के अंदर, तो इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। एक शैक्षिक वर्ष जो एकेडमिक ईयर है उसमें 1 से 5 के लिए 200 कार्य दिवस होने जरूरी हैं और 800 घंटे पढ़ाएगा। यानी 200 × 4 = 800 घंटे उसको पढ़ाना है। और 6 से 8 के लिए जो है वो 220 घंटे हो गए, यानी 4.5 घंटे उसको पढ़ाना है। और इस हिसाब से 1000 टोटल घंटे उसको पढ़ाना है एक एकेडमिक ईयर के अंदर। अब यहाँ आगे देखिएगा, ध्यान देने वाली बात है कि एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाना है, तो 45 घंटे पढ़ाएगा, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल हैं। और इसी के साथ देखिएगा, जो अध्यापक है वो बच्चों के आने से 1 घंटे पहले स्कूल में आएगा और 1 घंटे बाद में जाएगा। तो देख लीजिएगा, अध्यापक बनने जब आप जा रही हैं तो आपका कार्य आपको ध्यान होना चाहिए, कितना कार्य आपको करना है दोस्तों। तो दोस्तों अब जो है अध्यापक की भी ऐसी नौकरी नहीं है कि आप उसको आराम से कर सकें, यहाँ भी बहुत ज़्यादा काम होता है। और देखिएगा, जितना डिजिटल होता जा रहा है उतने ही आपका कार्यभार भी बढ़ता जा रहा है दोस्तों। अब अगर आप 15 साल 20 साल पहले के अध्यापक की जो नौकरी थी उसमें और आज में अगर आप कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है वो ट्रांसपेरेंसी है, जो उत्तरदायित्व है वो आपका कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 तक शिक्षक छात्र अनुपात है, यहाँ से भी ध्यान से देखिएगा, प्रश्न आ जाता है। 60 बच्चों पर 2 शिक्षक का प्रावधान है और 61 से 90 होने पर 3 शिक्षक। 60 तक तो हैं 2 और 60 से ज़्यादा हो गए, लेकिन 90 से कम है, 90 तक हैं तो फिर 3 चाहिए। उसके बाद में देखिएगा 91 से लेकर के 120 हो गए तो फिर बढ़ा दो, फिर 4 हो गए, 1 और बढ़ जाएगा। उसके बाद में देखिए 121 से 200 पर 5 शिक्षक रहेंगे। 200 तक कितने रह गए, 5 रह गए। और 150 200 तक तो कितने हो गए, 5 हो गए। और देखिए 150 से ज़्यादा होने पर जो है 5 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक का प्रावधान भी किया गया है। 200 से अधिक होने पर अनुपात तो 40:1 ही रहेगा और जितने बढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से जो है टीचर्स बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन ये जो गणना होगी वो प्रधानाध्यापक को छोड़ करके होगी। अब हम बात करते हैं धारा 26, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विद्यालय में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं रखे जाएंगे, उनको भरना होगा। मान लीजिए एक विद्यालय के अंदर देखिएगा 10 टीचर्स की आवश्यकता है तो मैक्सिमम आपके 9 तो होने ही चाहिए, मिनिमम 1 टीचर की जगह खाली रह सकती है। धारा 27 क्या कहती है, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। 3 को छोड़ करके क्या कहा जा रहा है, वापस ध्यान दीजिएगा। आप शिक्षक बन जाओगे तो ये सारे विवाद के मुद्दे हैं, ये आगे से आगे चलते ही रहेंगे, इनकी उम्मीद भी बढ़ती चली जाती है। तो गैर शैक्षणिक कार्य कौन से होंगे, जो शिक्षक से संबंधित नहीं है, उसमें आपको नहीं लगाया जाएगा। लेकिन 3 कार्यों को छोड़ दीजिए। वो 3 कार्य कौन कौन से छोड़ने हैं, 10 वर्षीय जनगणना को छोड़ दो, आपदा राहत को छोड़ दो और चुनाव कार्य के अलावा किसी कार्य में संलग्न नहीं किया जाएगा। तो फिर बाकी कौन सा रह गया दोस्तों। तो देखिएगा 10 वर्षीय जनगणना, जो जनगणना होती है उसमें शिक्षकों की ड्यूटी लगती है। आपदा राहत कार्य भी आपने देखा होगा, कोविड के अंदर भी शिक्षकों की ड्यूटी लगी थी और काफ़ी इन्होंने कार्य भी किया था। क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे, उनके निरीक्षण था, उनकी कार्य व्यवस्था भी संभाली थी, तो ये काम भी करना पड़ता है। इसके अलावा इलेक्शन तो इनके द्वारा ही संपन्न हुआ करता है दोस्तों, क्योंकि एक तो वैसे भी क्वांटिटी ज़्यादा है, अध्यापक जो शिक्षा विभाग जो है उसमें कर्मचारियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए भी आवश्यकता होती है।
धारा 28 क्या कहती है? शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर रोक है, आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा पाएंगे जब आप अध्यापक लग जाएंगे। तो आप इन चीज़ों को खुद से जोड़ करके देख लीजिएगा तो बड़ी आसानी से याद रह जाएगी कि आप क्या क्या नहीं कर पाएंगे और क्या क्या आपको करना पड़ेगा। अगर अभी आप ट्यूशन पढ़ा रही हैं तो फिर आपको ट्यूशन छोड़नी होगी, क्योंकि आप एक सरकारी अध्यापक बन चुके हैं। अब हम अध्याय 5 की बात करते हैं तो ये 29 और 30 दो धाराओं का इसमें उल्लेख है। धारा 29 क्या कहती है कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया सरकार द्वारा लिखित सूचना पर शैक्षणिक अधिकारियों के निर्देशन में तैयार होगी। यानी सरकार ही जो है पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया का निर्धारण करती है। तो जैसे सरकार बदलती है तो फिर पाठ्यक्रम भी बदल जाता है, कभी अकबर महान हो जाते हैं, कभी कोई महान हो जाता है। तो ये विवादास्पद हमेशा होता ही रहता है हर सरकार के अंदर, क्योंकि पाठ्यक्रम जो है वो परिवर्तित कर सकती है राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उनके द्वारा इनमें परिवर्तन होता रहता है। दोस्तों आगे बात करें धारा 30 के विषय में। धारा 30 क्या कहती है दोस्तों? कक्षा 8 तक किसी भी बोर्ड परीक्षा में बैठना अनिवार्य नहीं होगा, यानी बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं है। और सबसे जरूरी बात है, अध्यापक को बच्चे का लर्निंग रिकॉर्ड रखना होगा। ये बड़ी जरूरी बात है दोस्तों, जो कुछ आपने पढ़ाया उसका रिकॉर्ड आपको रखना होगा। उनके पेपर अभी तो देखिएगा जब आप स्कूल में जाएंगे तो हर बच्चे की एक रिकॉर्ड फाइल होती है, पोर्टफोलियो फाइल होती है, जिसके अंदर बच्चे की सारी जानकारी संलग्न होती है। पहले पेज के ऊपर आपको उसका नाम, फोन नंबर, आधार संख्या, खाता संख्या, वो सारा कुछ आपको लिखना होता है। उसके बाद में उसने जो भी टेस्ट दिए वो सारे टेस्टों का संकलन आपको उस फाइल में करना पड़ता है। और यहाँ तक कि अब कोविड के कारण स्कूल बंद हैं, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा। आप बच्चों को गृह कार्य जो भेजते हैं, जो स्माइल 2 के नाम से जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, स्माइल प्रोग्राम है, उसके द्वारा बच्चों को घर पर रह करके ही पढ़ना है, वीडियोज़ के माध्यम से वो पढ़ते हैं। और अध्यापक जो है वो गृह कार्य जो है घर पे जा करके भी देते हैं, वहाँ पर जा करके चेक भी करते हैं, लेकिन उनको चेक करने के बाद में भी उनका एक फोटोकॉपी है उसको फाइल में लगाना होता है। तो काफ़ी कार्य हैं एक शिक्षक के पास में, तो आप भी मानसिक रूप से उन कार्यों के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि आगे जा करके आपको यही कार्य करने हैं। इसके बाद में देखिएगा बात करते हैं अगले अध्याय की। तो छठा अध्याय हमारा क्या कह रहा है? इसमें धारा 31 से 34 तक का उल्लेख किया गया। 31, 32, 33 और 34 इन 4 धाराओं का उल्लेख इसमें किया गया है। धारा 31 क्या कहती है? राज्य या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 द्वारा बालकों के अधिकार का संरक्षण किया जाएगा, ये इसमें कहा गया है। धारा 32 बालकों की शिकायतों का निवारण। बालकों की तरफ से कोई शिकायत आती है तो 3 माह के अंदर अंदर आपको उसका निस्तारण करना होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट धारा है, धारा 32। 33 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन और 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन है। 33-34 में सलाहकार हैं, तो पहले कौन सा आएगा? केंद्र आएगा, फिर राज्य। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। प्रकीर्ण और अन्य कुछ बातें हैं जो अध्याय 7 में बताई गई हैं। धारा 35 क्या कहती है? समुचित सरकार मार्गदर्शन सिद्धांत जारी कर सकेगी। गाइडलाइन जो है वो समुचित सरकार के द्वारा जारी की जाएगी। जैसे समय समय पर अभी भी अध्यापन के लिए जो भी कोविड के कारण जो भी गाइडलाइंस आती है वो समुचित सरकार के द्वारा जो है जारी की जाती है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा दंडनीय अपराधों की कार्यवाही करने से संबंधित जो है नियमों का उल्लेख धारा 36 में किया गया है। धारा 37 क्या कहती है? केंद्र, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जा सकता। केंद्र, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा जो निर्णय दिया गया उसके विरुद्ध कोई भी वाद दायर नहीं किया जा सकता है, ऐसा धारा 37 के अंदर उल्लेख किया गया है। अब अपने अंतिम धारा की बात करते हैं। 38 समुचित सरकार को नियम बनाने व संशोधन करने की शक्ति दी गई है। हमने बात भी की थी, जिसके तहत ही जो है राज्य सरकार, हमारे जो राजस्थान सरकार ने अपना अलग से जो है वो कानून बनाया था दोस्तों, जो RTE 2011 के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी कुल धाराएं और पूरा का पूरा चैप्टर हमने RTE 2009 को बड़े अच्छे से देख लिया है। और इसी के साथ जो हमारा साइकोलॉजी का रीट का जो साइकोलॉजी का सिलेबस है वो पूरा हो जाता है। हमने सारे टॉपिक, सारी यूनिट पूरी कर ली हैं दोस्तों। प्लेलिस्ट में बड़े अच्छे से आपको संकलित मिल जाएंगी और आप पूरा सिलेबस कर सकते हैं। लगभग आज अपनी 44वीं वीडियो है, तो आप देख सकते हैं लगभग 30 से 32 घंटे का सारा मैटर है। 30 घंटे के अंदर आप सारा मैटर पढ़ सकते हैं। और 30 घंटे बहुत ज़्यादा नहीं होते दोस्तों, मुझे लगता है 6
घंटे डेली पढ़ें तो 5 या 6 दिनों में, 1 सप्ताह के अंदर आप सारा सिलेबस जो है वो बड़े आराम से पूरा कर सकते हैं। बड़े अच्छी तरह से किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं गया है। और उसके बाद में जो है इसके रेगुलर टेस्ट भी आपके लिए जा रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो भी करवाए जा रहे हैं। और आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। काफ़ी जो टेस्ट हमारी एंड्रॉयड ऐप के ऊपर उपलब्ध हैं, उनके जाकर के वहाँ पर जाकर के आप जो हैं वो अपनी टेस्ट भी दे सकते हैं और अपनी तैयारी की जांच कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाली परीक्षाओं के लिए, जो आपके 25 अप्रैल को होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर लेना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसके आगे भी और बहुत सारी वीडियो आपको रीट परीक्षा तक और उसके बाद में भी मिलते ही रहेंगे। किसी अन्य परीक्षा की तैयारी के लिए भी आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में किसी और टॉपिक के साथ, कुछ और जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।